ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर हो गया था, प्रेजेंटेशन लेयर हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस हम लोग को देखने थे। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में कैसे हम लोग एक डेटा को प्रेजेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका सिंटैक्स क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन लेयर में बताई जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, हम लोग यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसलेशन। द प्रोसेस इन टू सिस्टम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, different computer use different encoding methods. The presentation layer handles the interoperability सर between। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है कि डिफरेंट सिस्टम में अलग अलग टाइप के डेटा बनते हैं। कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में होगा, कोई नंबर्स में होगा, कुछ एक सिंबल्स में होंगे, कोई स्माइली भेजते हैं, कोई इमोजी भेजते हैं, कोई स्टिकर्स भेजते हैं। ठीक है, कुछ इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, इस टाइप से बहुत सारे डेटा ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब भी हम लोग डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसलेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, हर कंप्यूटर जो होगा वो अलग टाइप से कॉन्फ़िगर किया जाता है। जितने भी डिवाइसेस होती है, ठीक है, उसके अंदर जो फायरवॉल लगा होता है या फिर एनक्रिप्शन मेथड्स जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सभी डेटा को जब ट्रांसमिट किया जाता है तो अपनी तरीके से उसमें एनकोडिंग स्कीम लगाई जाती है। ठीक है, मतलब वो सेंडर डिपेंडेंट होता है जो भी डेटा सेंड किया जाता है। ठीक है, तो उसको हमेशा एक कॉमन फॉर्मेट में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट इनटू ए कॉमन फॉर्मेट एंड चेंजेस द कॉमन फॉर्मेट इनटू रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, अब देखो, जो भी यहाँ पे जो सर्वर लगा होता है, ठीक है, जब भी हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों रहता है। ठीक है, जो भी क्लाइंट कंप्यूटर है या फिर जो यूजर जो अपना डेटा सेंड कर रहा है वो सबसे पहले उसका डेटा कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा। ठीक है, सर्वर पे कोई ना कोई ऐसी एनकोडिंग स्कीम होगी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट जो वहां से हम लोग को आ रहा है, जो सर्वर पे जो सेंडर है वो सेंड किया डेटा, ठीक है, वो सर्वर क्या करेगा, एक अपने कॉमन फॉर्मेट में चेंज करेगा और वापस उसको किसको सेंड करेगा, रिसीवर को सेंड करेगा। ठीक है, तो रिसीवर जो है उस कॉमन फॉर्मेट को अपने फॉर्मेट में उसको वापस से चेंज करेगा ताकि वो जो डेटा उसके पास आया है उसको रीड कर पाए। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजा, ठीक है, क्या किया मैंने, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजा। ठीक है, तो सर्वर उसको रीड करेगा कि वो डेटा किस फॉर्मेट में है। एक्चुअल डेटा रीड नहीं करता, वो फॉर्मेट रीड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, फॉर्मेट रीड करेगा। ठीक है, वो फॉर्मेट समझ जाएगी, हाँ ये पीडीएफ फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा होगा उसको ट्रांसलेट किया जाता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट पे। ठीक है, तो मान के चलो जो हम लोग पीडीएफ सेंड किए हैं वो पीडीएफ को रीड करेगा। ठीक है, अगर मान के चलो पीडीएफ में अगर सेंड करते समय कोई दिक्कत हो गई या फिर वो पीडीएफ की जगह कोई दूसरा ही फॉर्मेट है, ठीक है, और रिसीवर को कुछ अलग फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, तो उस केस में वहाँ ट्रांसलेशन की जाती है। ठीक है, जो भी डेटा जो फॉर्मेट में सेंड किया, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड किया गया तो पीडीएफ में ही रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे ट्रांसलेशन के समय पे चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की जाती है प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्शन हम लोग उसलिए यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने डेटा की प्राइवेसी मेंटेन कर सकें। ठीक है,
Encryption is needed to maintain privacy. Encryption is a process of converting the sender transmitted information into another form and sends the resulting message over the network. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो ओरिजिनल फॉर्मेट पे ना होके वो किसी दूसरे फॉर्मेट पे सेंड होता है किसी भी नेटवर्क पे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम लोग ने हेलो भेजा, ठीक है, अगर वो किसी नेटवर्क के थ्रू जाता है, तो ये है सेंडर और ये है रिसीवर। यहां से सेंडर ने ट्रांसमिट किया हेलो, ठीक है, हेलो ट्रांसमिट किया। अब रिसीवर के भी पास क्या मिलना चाहिए, हेलो ही मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ जो ओरिजिनल मैसेज भेजे हैं सेम फॉर्मेट में, सेम मैसेज, सेम कैरेक्टर, सब चीज सेम उसको रिसीव होना चाहिए। अगर मान के चलो इसने हेलो जो है बिना एनक्रिप्शन के ऐसे ही भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पे बैठा है हैकर, यहाँ बैठा है हैकर, यहाँ पे अपना सिस्टम में वायर वायर कनेक्ट करके बैठा हुआ है हैकर। इसने क्या किया, ये हेलो को रीड किया, ठीक है, इसको चेंज कर दिया हेलो के बाद बाय। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज क्या था हमारा हेलो, हैकर ने उसको क्या कर दिया, चेंज करके बाय में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बाय किसको रिसीव होगा, इस रिसीवर को। मतलब यहाँ से हेलो भेजा और यहाँ मैसेज चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्राइवेसी को मेंटेन करना पड़ता है कि हम लोग ने जो मैसेज भेजा है वो किसी और को पता ना चले, वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही पढ़ पाए। ठीक है, मतलब इस नेटवर्क में कोई भी उसको रीड ना कर पाए, इस प्रकार का हम लोग को एक स्कीम लगाना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एनक्रिप्शन। क्लियर है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एनक्रिप्शन। आया समझ में। तो एनक्रिप्शन मतलब क्या होगा कि हम लोग कोई एक ऐसा स्कीम लगाते हैं जिसमें ये ओरिजिनल मैसेज किसी और फॉर्मेट पे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मेट किसी और की बात कर रहे थे, यहाँ पे मान के चलो AXCH इस टाइप के कोई भी एक फॉर्मेट में चेंज हो जाए। ठीक है, कोई भी एक कोडिंग में चेंज हो जाती है दूसरी, और ये कोडिंग का जो एनक्रिप्शन फॉर्मेट होता है उसको चेंज किया जाता है कहाँ पे, रिसीवर के पास। मतलब इसके पास दो चीजें होंगी। ठीक है, इसके पास एक पब्लिक की होगा, ठीक है, इसके पास भी एक पब्लिक की होगा। ठीक है, की के अकॉर्डिंग ही मैसेज को क्या किया जाता है, एनक्रिप्शन लगा के चेंज किया जाता है। ठीक है, पब्लिक की होगा, इसके पास भी एक पब्लिक की होगा। ठीक है, सेंडर क्या करेगा, इस पब्लिक की के साथ में एक प्राइवेट की भी सेंड करेगा। ठीक है, और इसके पास भी क्या होगा, एक प्राइवेट की होगा। ठीक है, क्लियर है, प्राइवेट की भी होगा। क्लियर। अब देखो, जैसे कि मान के चलो हम लोग एक बैंक में जाते हैं और वहां पे लॉकर लेते हैं। ठीक है, कोई अगर लॉकर लिया होगा तो उसको पता होगा कि क्या सिस्टम होता है कि वहां पे वो लॉकर तभी खुलता है जब उसमें दो चाबी लगाई जाती है। ठीक है, तो एक चाबी जो होती है वो बैंक के पास होती है और एक जो चाबी होती है वो कस्टमर के पास होती है। ठीक है, जब दोनों चाबी लगाया जाता है तभी वो लॉकर खुलता है। ठीक है, जो कॉमन वाली चाबी है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पब्लिक की। ठीक है, और सेंडर और रिसीवर दोनों के पास क्या होगा, प्राइवेट की होगा। ठीक है, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों इस मैसेज को सिक्योर करते हैं। मतलब जो हम लोग यहाँ डेटा सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं वो सारे डेटा जो है वो इस की के थ्रू इस कोडिंग में चेंज होते हैं और इसी कोडिंग के थ्रू
सॉरी उसी की के थ्रू इस कोडिंग को वापस से डिकोड किया जाता है ओरिजिनल मैसेज पे। ठीक है, किसमें चेंज किया जाता है? ओरिजिनल मैसेज पे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो एनक्रिप्शन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हमारे नेटवर्क पे। अगर मान के चलो कोई भी हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी नेटवर्क से डेटा शेयर कर रहे हैं, अगर एनक्रिप्टेड नहीं है वो नेटवर्क, तो हम लोग का वो वहाँ पे कोई भी डेटा सिक्योर नहीं हो सकता है, वो तुरंत हैक हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में जब पहले पहले चैट हम लोग वहाँ देखते तो वहाँ एनक्रिप्टेड लिखा हुआ आता है, दिस मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ऐसा लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग वहाँ पे जो भी मैसेज सेंड कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, मतलब वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नेटवर्क के थ्रू जाता है और अगले डिवाइस में क्या होगा, जैसे ही वो रिसीव होगा वापस से वो डिकोड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों वहाँ पे सेंड होता है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आता है हम लोग को चेंज करने का, वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, एनक्रिप्शन मेथड का ऑप्शन आता है, वहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग आज के ज़माने में, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, सब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही चेंज किए जाते हैं और वहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन का हम लोग को ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से हम लोग का डेटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है कंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ कंप्रेशन जो हम लोग बोल रहे हैं वो कंप्रेशन क्या होगा? डेटा कंप्रेशन। ठीक है, डेटा कंप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा, that is it reduces the number of bits to be transmitted. Data compression is very important in multimedia such as text, audio and video. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा कंप्रेशन होता है, जैसे कि हम लोग को कोई भी डेटा सेंड करना होता है तो हम लोग नहीं चाहते कि वो जीबीज में चले जाए, या फिर कोई भी एक मूवी ट्रांसमिट करनी है हम लोग को तो वो बहुत बड़ी फाइल रहे कि जो अगला बंदा है उसको तकलीफ हो उसको डाउनलोड करने में। ठीक है, हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वैसा हो, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि फाइल जो हो कम से कम डेटा यूज करे और जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे डेटा कंप्रेशन टेक्निक यूज किए जाते हैं, टेक्स्ट के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, सब के लिए। ठीक है, अगर जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, एक यूट्यूब में हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब का अगर सर्वर की बात करेंगे तो यूट्यूब में जब हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, जैसे मान के चलो कि फुल एच डी वीडियो है। ठीक है, फुल एच डी वीडियो तो मुश्किल, अगर उसकी बात करें तो कम से कम 1 GB रहती है जब हम लोग अपलोड करते हैं। अगर उसको कंप्रेस करके भी हम लोग अपलोड करेंगे तो 500 MB की तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो 500 MB की एक वीडियो को अपलोड करते हैं तो वो अपने सर्वर पे स्टोर कैसे करता होगा? उसके पास बहुत सारे वीडियोस वैसे ही मिलते हैं। ठीक है, मतलब उसके पास अनलिमिटेड वीडियोस है वहां पे, मतलब मान के चलो बिलियंस ऑफ वीडियोस होंगे उसमें। ठीक है, बिलियंस ऑफ वीडियोस को वो अपने सर्वर पे स्टोर कैसे करता होगा? कोई ना कोई तो टेक्निक यूज करता होगा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे कुछ एक XML फॉर्मेट में उस वीडियो को स्टोर किया जाता है, मतलब वो ओरिजिनल MP4 या फिर किसी फाइल फॉर्मेट का यूज ना करके वो कोई दूसरे फाइल फॉर्मेट को यूज किया जाता है। ठीक है, तभी वो हम लोग को तुरंत स्ट्रीम करके मिल जाता है, तुरंत हम लोग के डिवाइस पर रीड करता है। ठीक है, वो कभी नहीं पता चलेगा हम लोग को कि कैसे वो हम लोग को बता रहा है जब तक हम लोग उसके एल्गोरिथम के बारे में ना जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कंप्रेशन टेक्निक क्या होता है कि वो डेटा को इस फॉर्मेट में सेव करता है ताकि हम लोग का कम से कम डेटा ट्रांसमिशन यूज हो, स्पीड हम लोग को अच्छी मिले और क्वालिटी भी अच्छा मिले। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं आजकल के न्यू न्यू OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, हॉटस्टार वगैरह। ठीक है, Z5।
तो इसमें सोचो कि इतने सारे वीडियोस रहते हैं, एक साथ बहुत सारे यूजर्स लॉग इन होते हैं, और सबके सब मान के चलो कोई भी एक न्यू मूवी आई और सबके सब उसी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे यूजर्स मान के चलो 1,000 यूजर भी अगर उसका एक्सेस कर रहे हैं एक टाइम पे, तो वहाँ तो सिस्टम पूरा डाउन हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंप्रेशन टेक्निक यूज की जाती है जिसके थ्रू वो जितने भी यूजर उसको एक्सेस करें वो हमेशा फास्ट एक्सेस हो पाए, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग व्हाट्सएप में कोई इमेज भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, ठीक है, अगर मान के चलो कि हम लोग थोड़ा बड़ा वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है, उसको वो क्या करता है, प्रोसेस कर देता है और अपने ही साइज में वो सेंड करता है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप में हम लोग कोई एक इमेज भेजते हैं तो वो अगर मान के चलो 2 MB का है, ठीक है, कोई DSLR से लिया हुआ इमेज है, काफी बड़ी इमेज रहती है, कम से कम 2, ढाई, 3 MB की रहती है, ठीक है। अगर उसको भेज देते हैं फिर वापस से उसको डाउनलोड करना, तो 64 KB, 100 KB, इस 200 KB, इस प्रकार का वहां पे हम लोग को उसकी साइज जो है वो कंप्रेस करके मिल जाती है, ठीक है। और क्वालिटी भी अच्छा ही रहता है, एकदम बेकार क्वालिटी नहीं रहता, बहुत अच्छी क्वालिटी में वहाँ कंप्रेस की जाती है। तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो इस टाइप का जो भी एप्लीकेशन है वहां पे डेटा कंप्रेशन टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग गूगल क्रोम में देखते हैं, या फिर हम लोग जो टीवीज वगैरह आजकल चलाते हैं, एंड्रॉयड टीवी, तो उसमें भी आजकल बोलता है डेटा सेवर। तो डेटा सेवर वो कैसे करता होगा, डेटा सेव कैसे करता होगा? अगर हम लोग यूट्यूब में वीडियो चला रहे हैं, 4K में वीडियो चला रहे हैं, तो वो कैसे करता होगा, ठीक है। तो वहां पे भी कंप्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड टू एंड कंप्रेशन भी यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेटा को कंप्रेस करना यहाँ बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग का डेटा ट्रांसमिशन फास्ट हो और हमारा डेटा कॉस्ट भी बचे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन लेयर पे, जो हमारा लास्ट लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिनोट करता है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो है वो प्रेजेंट डेटा प्रेजेंट होना है, किस फॉर्मेट में होना है और कहाँ पे होना है, किस एप्लीकेशन पे होना है, ठीक है, वो इस एप्लीकेशन लेयर में डिसाइड होता है। क्लियर? तो एप्लीकेशन लेयर में डिसाइड क्या डिस्प्ले कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। An application layer serves as a window for user and application processes to access network service. It handles, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है। An application layer serves as a window for users and application processes to network access network service. ठीक है। It handles issues such as network transparency, resource allocation, etc. An application layer is not an application, but it performs the application layer functions. This layer provides the network services to the end user. अब देखो, जो एप्लीकेशन से हम लोग ने डेटा सेंड किया, हम लोग को रिसीव भी जो डेटा होगा वो उसी एप्लीकेशन पे होना चाहिए। हम लोग ने जीमेल से एक मेल भेजा, जीमेल से एक मेल भेजा, ठीक है। जो हमारे ईमेल एड्रेस पे कोई ईमेल सेंड करेगा तो वो भी कहाँ पे आना चाहिए, जीमेल पे ही आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग के लिए एक विंडो है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और हम लोग रिसीव भी वहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करके हम लोग एक सर्विस वहां से जनरेट कर रहे हैं जो ईमेल सर्विस है, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग फेसबुक की बात करें, फेसबुक से हम लोग कोई भी किसी को भी मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो रिसीव भी कहाँ पे होता है हम लोग को, जो रिसीवर वो भी कुछ ना कुछ भेजेगा, तो रिसीव कहाँ पे होगा, वो भी फेसबुक पे ही रिसीव होगा, ठीक है। हम लोग ने जो सेंड किया फेसबुक पे वो अगले के पास भी फेसबुक पे ही रिसीव होगा। आया समझ में? तो यहाँ नेटवर्क एक्सेस कैसे हो रहा है, फेसबुक एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो एप्लीकेशन लेयर कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है, वो सभी एप्लीकेशन जितने भी
इस दुनिया में अवेलेबल है, जो भी नेटवर्क एक्सेस करते हैं सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, सभी के सभी में एप्लीकेशन लेयर पे कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान के चलो हम लोग को कोई भी रिसोर्स को अलोकेट करना है, जैसे कि मान के चलो हम लोग रिमोट एक्सेस करते हैं। ठीक है, रिमोट एक्सेस कैसे किया जाता है? ठीक है, रिमोट एक्सेस बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टीम वीवर हो गया, एमी एडमिन हो गया, ठीक है, एनी डेस्क हो गया, ठीक है, और जूम पे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है? अगर कहीं पे भी बैठ के हम लोग को इस कंप्यूटर को यूज करना है, जैसे मेरे एक लैपटॉप है, इसको बैठ के कहीं से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिमोट एक्सेस हम लोग कर लिए, तो वहाँ पे जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो भी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं इसका बताता हूँ। हैदराबाद तो सब लोग जानते होंगे, हैदराबाद क्या है? ठीक है, हैदराबाद मतलब एक सॉफ्टवेयर हब बोला जाता है उसको, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारे कोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कोर्स किया था वहाँ पे SAP बॉट्स का। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स का वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया था। अब वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो काफ़ी महंगा सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वो मान के चलो लाखों में आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे एक कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हम लोग को सीखना था वो लाखों में सॉफ्टवेयर आता था, हम लोग खरीद नहीं सकते थे उसको। मतलब मान के चलो 35 लाख 40 लाख का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको हम लोग को सीखना था। तो हम लोग ने क्या किया, वहाँ कोचिंग से हम लोग को एक लिंक मिलता था, उस लिंक के थ्रू हम लोग को 3 घंटे का एक्सेस मिलता था उस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर कोई दूसरे, मतलब कोई दूसरे देश में इंस्टॉल था, मतलब कोई उसका जो सर्वर था वो कोई अर्जेंटीना या फिर कोई दूसरे कंट्री में वो इंस्टॉल किया गया था, वहां से हम लोग एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, ऐसे टाइम स्लॉट डिवाइड था 3 3 आवर्स के, बहुत सारे वहाँ सर्वर्स थे, हम लोग को एक लिंक मिलता था डेली का डेली, और हम लोग उससे प्रैक्टिस करते थे। 1 महीने के लिए हम लोग ने उसका 50,000 पे किया था उस सर्वर का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ने 50,000 वहाँ पे किया था, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग रिमोटली एक्सेस करके वहां से सारा चीजें उसमें प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, लेकिन अगले दिन हम लोग जो करते थे वो अगले दिन हम लोग को नहीं मिलता था, अगले दिन हम लोग को हमेशा वो सॉफ्टवेयर फ्रेश मिलता था, मतलब उसमें यूजर सिंगल ही बनता था और सिंगल यूजर को ही सब यूज करते थे। ठीक है, तो हम लोग वहां पे रिसोर्स को भी अलोकेट करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अगर हम लोग को कोई भी एप्लीकेशन फैसिलिटी देता है, ठीक है, जो भी नेटवर्क यूज कर रहा है वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, कैसे कनेक्ट है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, सारा चीज वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है। ठीक है, और रिसोर्सेज वहाँ पे जितने भी यूज होने वाले हैं सारे चीजें वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग इस एप्लीकेशन लेयर से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, जैसे फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग इसको FTAM बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट। एन एप्लीकेशन लेयर अलाउस ए यूजर टू एक्सेस द फाइल्स इन ए रिमोट कंप्यूटर, to retrieve the files from a computer and to manage the files in a remote computer। ठीक है, हम लोग फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं रिमोटली, हम लोग किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल ड्राइव में हम लोग कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इमेज। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे फाइल्स में हम लोग मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वो चलता है।
ठीक है। सेकंड है मेल सर्विस। ठीक है, मेल सर्विस एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे मेल सर्विस भी मिल जाती है जिसके थ्रू हम लोग ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड है डायरेक्टरी सर्विस। डायरेक्टरी सर्विस में भी क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्सेज को हम लोग एज ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन जैसा भी वहां पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग के पास बहुत बड़ा डेटा है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, गिटहब। गिटहब सुने होंगे सब लोग। गिटहब क्या है? रिपोजिटरी है, उसके अंदर हजारों डेटाबेस, करोड़ों डेटाबेस बने होते हैं। मतलब सब लोग वहां पे अपना अपना डेटा स्टोर करते हैं। वहां पे ऐसा आलतू फालतू इमेजेस इमेजेस ये सब वाले डेटा नहीं होते। जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, कोई एक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब सॉफ्टवेयर लेवल का, या फिर कोई कंपनी के लिए, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विस। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन एप्लीकेशन है: फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट, मेल सर्विस और डायरेक्टरी सर्विसेज।